नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कर्नाटक में बीजेपी की बड़ी हार, सर्वे की रिपोर्ट उड़ा देगी मोदी के होश। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि हमारे घोषणा पत्र से घबराकर हिंदू मुसलमान की स्क्रिप्ट पर उतर आए प्रधानमंत्री, कांग्रेस ने लगाया ये आरोप। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि आज यदि कोई प्रधानमंत्री के खिलाफ टिप्पणी करता है तो उनके विरुद्ध की जाती है कार्रवाई, शरद पवार का बड़ा बयान। चौथी खबर में जिक्र होगा कि मोदी जी कभी असली मुद्दों पर बात करते हैं क्या, अब की बार 400 के पार भूल जाएं, तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को घेरा। और खबर में आगे जिक्र होगा कि राहुल गांधी ने कांग्रेस की सरकार बनने पर सरकारी नौकरी व स्कॉलरशिप का किया वादा। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बड़ा बदलाव आना है और मोहब्बत की जीत होने जा रही है, नफरत की हार होने जा रही है, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। कर्नाटक में बीजेपी की बड़ी हार, सर्वे की रिपोर्ट उड़ा देगी मोदी के होश। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव के आगाज में सिर्फ 13 दिनों का समय रह गया है और देश में होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए मतदान 7 चरणों में होना तय हुआ है, जिसमें पहले चरण का मतदान आगामी 19 अप्रैल को ही होना है। ऐसे में चुनाव अब पूरी तरह से सिर पर है, इसीलिए पूरे देश का सियासी पारा भी हाई है और पूरे देश में चुनावी मौसम चरम पर है। इस बीच अब की बार 400 पार के सपने देख रही भाजपा पूरे देश में काफी मेहनत कर रही है और अपने इस लक्ष्य से ज्यादा करीब पहुंचना चाह रही है। हालांकि ये भाजपा भी जानती है कि 400 सीटें पाना या उसके करीब भी पहुंचना आसान नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें कि दक्षिण भारत के 5 राज्य केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु ऐसे सूबे हैं जहां बीजेपी का कोई जनाधार नहीं है और पिछली बार इन तीनों राज्यों में बीजेपी का खाता तक नहीं खुल सका था, जबकि दक्षिण भारत में कर्नाटक इकलौता ऐसा राज्य है जहां बीजेपी एक बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर उभरी। हालांकि इस बार यहां भी परिस्थितियां बदल चुकी हैं और इस बीच अब लोक पोल ने कर्नाटक का सर्वे किया है और इस सर्वे में बीजेपी को बड़ा झटका लगकर नजर आ रहा है। सर्वे के मुताबिक आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यहां सिर्फ 10 से 12 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि पिछले चुनाव में बीजेपी ने प्रदेश की 28 में से 25 लोकसभा सीटों पर सफलता हासिल की थी। तो वहीं लोकपोल के सर्वे में इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 12 से 14 सीटों पर जीत हासिल होती दिख रही है। वहीं भाजपा के साथ गठबंधन करके लड़ रही जनता दल सेक्युलर के खाते में सिर्फ 1-2 सीटें जाने की संभावना है, यानी साफ है कि इस बार कर्नाटक में भाजपा को भारी नुकसान होता दिख रहा है और इससे भाजपा की 400 की उम्मीदों को तगड़ा झटका लगने वाला है। पिछले चुनाव में यहां बीजेपी ने बेहद शानदार प्रदर्शन किया था। 26 लोकसभा सीट वाले कर्नाटक में बीजेपी 2019 में एनडीए ने 26 सीटें जीती थी और यहां बीजेपी ने अकेले 25 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं कांग्रेस ने और जेडीएस ने महज एक सीट पर सिमट कर रह गई। वहीं इस बार प्रदेश में आए दिन भाजपा की हालत पतली होती जा रही है। कहीं ना कहीं भाजपा को अपनी पतली हालत का अंदाजा पहले ही लग गया था, तभी उसने पिछले लोकसभा चुनाव में सिर्फ 1 सीट हासिल करने वाली जेडीएस से भी इस बार के लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन कर लिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हमारे घोषणा पत्र से घबराकर हिंदू मुसलमान की स्क्रिप्ट पर उतर आए प्रधानमंत्री, कांग्रेस ने लगाया ये आरोप। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने सोमवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके घोषणा पत्र से इतने घबराए हुए हैं और डरे हुए हैं कि हिंदू मुसलमान की स्क्रिप्ट पर उतर आए हैं। पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया सुनीत ने ये दावा भी किया है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र उन सभी समस्याओं का समाधान करने की बात करता है जो मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में देश में पैदा की है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए गत 5 अप्रैल को अपना घोषणा पत्र जारी किया, जो 5 न्याय के स्तंभ और 25 गारंटी पर आधारित है। पार्टी ने जाति जनगणना कराने, आरक्षण की 50% की सीमा खत्म करने, युवाओं, महिलाओं एवं किसानों के कल्याण के लिए कई वादे किए हैं। श्री नेत ने संवाददाताओं से कहा कि 10 साल सत्ता में रहने के बाद प्रधानमंत्री को अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाकर वोट मांगना चाहिए, तो वो घबरा गए हैं। वो फिर से अपनी वही घिसी पिटी हिंदू मुसलमान की स्क्रिप्ट पर उतर आए हैं। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में प्रधानमंत्री इतने बौखलाए हुए, इतने डरे हुए, इतने भयभीत है कि अपनी आसन्न हार के चलते वो फिर से अनर्गल बातें कर रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र यानी न्याय पत्र की हर तरफ चर्चा है। मीडिया, विशेषज्ञों और यहाँ तक कि हमारे विरोधियों को भी यही मानना पड़ रहा है कि ये न्याय पत्र भविष्य के लिए एक बेहतरीन खाका है जिसमें हर वर्ग की बात है और इसी व्यापक दृष्टिकोण की आज देश को जरूरत है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आज यदि कोई प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ टिप्पणी करता है तो उनके विरुद्ध की जाती है कार्रवाई, शरद पवार का बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व सीएम शरद पवार ने बोला कि आज यदि कोई पीएम मोदी के विरुद्ध टिप्पणी करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है और साथ ही पवार ने झारखंड के सीएम हेमंत
हेमंत सोरेन एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बोला कि झारखंड के सीएम ने पीएम के विरुद्ध कहा तो उन्हें कारावास भेज दिया गया। पीएम के विरुद्ध बयान देने वाले अरविंद केजरीवाल को भी कारावास भेज दिया गया। ये लोकतंत्र नहीं तानाशाही है। और साथ ही पवार ने बोला कि हमें सत्ता को मोदी के हाथों से मुक्त कराने की जरूरत है। उन्होंने बोला कि आज सत्ता मोदी के हाथों में केंद्रीकृत हो गई है और हम इसे उसके मुक्त करने की जरूरत है। और बता दें कि शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले बारामती निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव 2024 लड़ रही हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी जी कभी असली मुद्दों पर बात क्यों नहीं करते, अब की बार 400 के पार भूल जाएं, तेजस्वी यादव ने कहा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आगामी चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अब की बार 400 पार के नारे पर जबरदस्त हमला करते हुए कहा कि मोदी जी हर रैली में 400 पार कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी कभी लोगों की जरूरत की बात नहीं करते हैं, वो अगर युवाओं के रोजगार, किसानों की समस्या पर बात नहीं करते हैं, तो ये सारी बेकार की बातें हैं। दोस्तों आपको बता दें कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि मोदी जी न तो छात्रों के बारे में, युवाओं के बारे में या किसान मजदूरों के बारे में बात करते हैं और ना ही किसी भी जरूरी मुद्दे, महंगाई और बेरोजगारी के बारे में बात करते हैं। उनको ना गांव से मतलब है और ना ही गरीबों से। मोदी जी कभी शिक्षा, स्वास्थ्य, स्कूलों या अस्पताल के बारे में बात नहीं करते। पता नहीं कैसे वो 400 पार का नारा दे रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर पीएम मोदी असली मुद्दों पर बात नहीं करेंगे तो भूल जाएं कि 400 के बारे में लोकसभा चुनाव में बीजेपी एनडीए गठबंधन 100 सीट भी नहीं जीत पाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर मोदी जी असली मुद्दों पर बात नहीं करते हैं तो 400 के बारे में भूल जाइए, वो 100 सीट भी नहीं जीत पाएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी ने कांग्रेस की सरकार बनने पर सरकारी नौकरी व स्कॉलरशिप का किया वादा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को मध्य प्रदेश के दौरे के दौरान पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार ओमकार सिंह के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। दोस्तों आपको बता दें, यहाँ पर उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा और आदिवासियों को देश और इस जमीन का पहला मालिक बताते हुए कांग्रेस की केंद्र में सरकार बनने पर युवाओं को 30 लाख सरकारी नौकरी देने और एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के विद्यार्थियों की स्कॉलरशिप दोगुनी करने का वादा किया। राहुल गांधी ने कहा कि आदिवासी शब्द का मतलब वो लोग जो इस देश के इस जमीन के पहले मालिक थे। अगर आप पहले मालिक थे तो जमीन, जल, जंगल, देश के धन पर आपका हक बनता है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि युवाओं का हक मारा जा रहा है। युवाओं को न रोजगार मिल रहा है और न ही उचित शिक्षा के निजीकरण, जीएसटी और उद्योगपतियों के प्रति उदारीकरण की नीति पर सवाल उठाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि किसानों और छोटे व्यापारियों को कोई राहत नहीं दी जा रही है। हम चाहते हैं कि उनके कर्ज माफ हों तो आम लोगों को भी राहत मिलनी चाहिए। जनसभा को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी संबोधित किया और राहुल गांधी शाम को शहडोल में कांग्रेस प्रत्याशी फुंदेलाल मार्को के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने लगाई फटकार, कहा यह सब पब्लिसिटी के लिए है। जी दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट में विवादित शराब नीति मामले में 8 अप्रैल को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पद से हटाए जाने को लेकर की गई याचिका पर सुनवाई हुई है और इस याचिका के तहत दिल्ली हाईकोर्ट से सोमवार को फटकार लगाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि ये सब पब्लिसिटी के लिए किया जा रहा है। हम याचिकाकर्ता पर भारी जुर्माना लगाएंगे। ये याचिका पूर्व विधायक संदीप कुमार द्वारा दायर की गई है, जिसमें केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग की गई है। संदीप कुमार की याचिका दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने आलोचना की है और हालांकि कोर्ट ने इस याचिका को खारिज नहीं किया, क्योंकि कोर्ट का कहना था कि जिस बेंच ने पहले भी इस तरह की याचिका पर सुनवाई की थी। दोस्तों आपको बता दें कि इस याचिका को भी उसी बेंच के सामने लगाया जाना चाहिए। बुधवार को इस याचिका पर सुनवाई हो सकती है। बता दें कि केजरीवाल को सीएम पद से हटाने के लिए ये तीसरी याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई है और इससे पहले हाईकोर्ट ने 2 जनहित याचिकाएं खारिज कर दी थी। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी ने दिया ऐसा बयान कि चुनाव आयोग में उनके खिलाफ शिकायत हो गया दर्ज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के पार्टी के घोषणा पत्र की तुलना मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र से करने पर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज कराई गई। पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा करार दिया और कहा था कि इससे भारत को टुकड़ों में तोड़ने की कोशिश की बू आती है। पीएम मोदी ने 6 अप्रैल को राजस्थान के अजमेर में एक चुनावी रैली के दौरान कांग्रेस के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा कहा और कहा कि दस्तावेज के हर पृष्ठ से भारत को
टुकड़ों में तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों वही पुरानी स्क्रिप्ट, वही पुराना अंदाज, लेकिन चुनाव नया है। क्या जनता उस पुराने स्क्रिप्ट पर फिर से भरोसा करेगी? क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि लगातार जब से 10 साल से भाजपा की सरकार है तब से हर किसी विरोधी को या तो एंटी नेशनल कह दिया जाता है, या तो पाकिस्तानी कह दिया जाता है, नहीं तो अर्बन नक्सल ही कह दिया जाता है। कुछ न कुछ ऐसी संज्ञा दे दी जाती है जिससे ऐसा लगने लगे कि वो मोदी का विरोध या फिर भाजपा के विरोध नहीं बल्कि देश का विरोध कर रहा है। और कहीं ना कहीं इस बयान में भी इसी प्रकार की हरकत झलक रही है। लेकिन अब क्या जनता इस प्रकार के बयानों को उसी प्रकार से लेगी जैसे पहले लिया करती थी? यह जनता भी समझ चुकी है कि इस प्रकार के बयान केवल घिसे पिटे हैं और चुनावी फायदे के लिए हैं। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ममता ने बीजेपी पर लगाया दंगा भड़काने का आरोप, रामनवमी पर किसी के बहकावे में ना आए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के पुरुलिया में एक रैली को उन्होंने संबोधित किया। इस दौरान ममता बनर्जी ने बीजेपी और जांच एजेंसियों पर निशाना साधते हुए कहा कि एनआईए और सीबीआई भाजपा के भाई भाई हैं। ईडी और इनकम टैक्स बीजेपी का फंडिंग बॉक्स है। हमारे पास लक्ष्मी भंडार है, लेकिन उनके पास ईडी भंडार और सीबीआई भंडार है। ममता ने आरोप लगाया कि केंद्रीय जांच एजेंसियां टीएमसी नेताओं से या तो बीजेपी में शामिल होने या कार्रवाई का सामना करने के लिए कह रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी, सीबीआई, एनआईए और इनकम टैक्स विभाग जैसी एजेंसियां भाजपा के हथियार के रूप में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हर राजनीतिक प्रतिद्वंदी को यह कहकर डरा रही है कि जब तक वो भाजपा में शामिल नहीं हो जाते उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। हमने ऐसी स्थिति कभी नहीं देखी और ये सब अब पूरे देश में हो रहा है। देश भर में जहां बेरोजगारी बढ़ रही है वहीं पीएम मोदी घूम घूम कर गारंटी की बात कर रहे हैं। असल में उनकी गारंटी है नोटबंदी, सीबीआई, एनआईए, इनकम टैक्स, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग और गरीबों का पैसा रोकना। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा चुनाव 2024, कंगना रनौत के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे विक्रमादित्य सिंह। मां प्रतिमा सिंह ने किया कंफर्म, पहली बार आमने सामने होंगे कंगना और विक्रमादित्य सिंह। दोस्तों आपको बता दें कि मंडी संसदीय क्षेत्र से कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह चुनाव लड़ेंगे। हिमाचल प्रदेश की सुख सरकार में युवा मंत्री विक्रमादित्य सिंह को मंडी लोकसभा चुनाव से कांग्रेस उतार रही है और उनका मां प्रतिभा सिंह ने इस बात की तस्दीक की है। निजी न्यूज चैनल से बातचीत में मंडी की मौजूदा सांसद और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह बेटे के साथ चुनाव लड़ने की उन्होंने बात कही और ऐसे में अब कंगना रनौत बनाम विक्रमादित्य सिंह का मुकाबला यहां पर होगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ईवीएम पर बोले दिग्विजय सिंह, मैं बैलेट पेपर से चुनाव चाहता हूं और ये तभी संभव है जब 384 कैंडिडेट हों। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मानते हैं कि जो कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं वो किसी दबाव में जा रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि खास बातचीत में दिग्विजय सिंह ने कहा कि या तो उनके धंधे पर चोट है, किसी केस में फंसे हैं या पद का लालच है। कांग्रेस का आम कार्यकर्ता उनके साथ नहीं जा रहा है। अब निजी स्वार्थ आड़े आ जाते हैं जब, तो फिर पार्टी क्या करेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू, घर घर जाकर पोस्टल बैलेट से वोटिंग करा रहे चुनाव कर्मी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश में लोकसभा चुनाव के लिए पोस्टल बैलेट से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर कुछ चुनिंदा सरकारी सेवाओं के कर्मचारियों के अलावा दिव्यांग और 85 साल से अधिक आयु वर्ग के मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट से मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। देश के अलग अलग राज्यों में चुनाव कर्मी पोस्टल बैलेट से वोटिंग करने के लिए पात्र मतदाताओं की पहचान करके उनके घर पहुंच रहे हैं और उनका मत डलवा रहे हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर भारत के निर्वाचन आयोग की ये पूरी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान में हिस्सा ले सकें, लेकिन अधिक उम्र के नागरिक और बहुत सारे दिव्यांग मतदाता ऐसी स्थिति में नहीं होते कि वो बूथ पर जाके वोट डाल सकें। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी सरकारी सेवाएं हैं जिनके कर्मचारी अपने मूल स्थान से दूर रहते हैं और वोटिंग के लिए घर नहीं जा पाते हैं, जैसे कि सैन्य कर्मी। ऐसे लोगों के लिए भारत के निर्वाचन आयोग ने डाक मतपत्र या पोस्टल बैलेट के जरिए वोटिंग की व्यवस्था की है, जिससे ये सुनिश्चित की जा सके कि अपने गृह नगर से दूर रहने वाले नागरिक, सीनियर सिटीजन्स और दिव्यांग मतदाताओं जो बूथ पर जाने में सक्षम नहीं हैं वो वोट दे सकें।
रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार की याचिका पर की सुनवाई, कहा केंद्र और राज्य सरकार के बीच ना हो कोई मुकाबला। जी हां दोस्तों, सूखा राहत फंड जारी न करने को लेकर केंद्र और कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कर्नाटक सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए। इस मामले में कर्नाटक सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। पीठ कर्नाटक सरकार की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें राज्य सरकार ने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार कुछ क्षेत्रों में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए राज्य को वित्तीय सहायता नहीं दे रही है। कोर्ट ने मामले को 2 सप्ताह के बाद सुनवाई के लिए पोस्ट किया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी पर कसा तंज, रैली में भी जगह नहीं पा रहे हैं भाजपा के सहयोगी दल। जी हां दोस्तों, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सहारनपुर की पीएम मोदी की रैली को लेकर आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी पर तंज कसा और कहा कि पश्चिमी यूपी में भाजपा की घोषित संयुक्त रैली में उनके साथ गए दल भी अपनी जगह नहीं बना पा रहे हैं, उपेक्षित होकर अपमान का घूंट पीकर रह जा रहे हैं। यहां तक कि अपने प्रत्याशी के समर्थन में की जा रही रैली तक में वो हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी कितने पॉपुलर, कांग्रेस ने डाटा जारी कर किया इसका दावा। जी हां दोस्तों, बीजेपी और कांग्रेस के बीच सोशल मीडिया पर पॉपुलैरिटी को लेकर जुबानी जंग छिड़ी है और इस बीच कांग्रेस सांसद और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कितने पॉपुलर हैं, इसे लेकर कांग्रेस के संचार विभाग ने डाटा जारी किया है। कांग्रेस का दावा है कि राहुल गांधी के इंस्टाग्राम पर 2.4 करोड़ व्यूज हैं और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और रीपोस्टिंग पर 25 करोड़ से ज्यादा व्यूज हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज सिर्फ। पीएम मोदी के रोड शो के दौरान टूटा मंच, एक दूसरे पर गिरे कार्यकर्ता। जी हां दोस्तों, देश में लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज गया है। राजनीतिक दलों के दिग्गज नेता चुनाव प्रचार में जुटे हैं, कोई जनसभा कर रहा है तो कोई रोड शो, और इस दौरान भारी संख्या में कार्यकर्ताओं और मतदाताओं की भीड़ जुट रही है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के दौरान मंच टूट गया जिससे कार्यकर्ता एक दूसरे पर गिर पड़े। मध्य प्रदेश के जबलपुर में पीएम मोदी ने रविवार को रोड शो किया और खुली जीप में सवार होकर प्रधानमंत्री लोगों का अभिवादन कर रहे थे, तभी एक बड़ा हादसा हो गया। कटंगा से गोरखपुर मार्ग पर पीएम मोदी के रोड शो के दौरान एक मंच टूट गया और मंच पर खड़े लोग एक दूसरे पर गिर पड़े जिससे भगदड़ मच गई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी ने घाटे वाली कंपनियों से बड़े पैमाने पर लिया चंदा, चुनावी बॉन्ड पर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि 7 साल में करीब 1 लाख करोड़ रुपए का घाटा उठाने वाली 33 कंपनियों ने टैक्स में छूट हासिल करने के लिए चुनावी बॉन्ड के जरिए या अन्य तरीके से भाजपा को 450 करोड़ रुपए का चंदा दिया। दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि मोदी सरकार ने चुनावी बॉन्ड और टैक्स में छूट देने के नाम पर भ्रष्टाचार किया और उसे जनता से छुपाया। चुनावी बॉन्ड का डाटा जनता के सामने लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देते हुए संजय सिंह ने कहा कि 7 साल में 1 लाख करोड़ की घाटों वाली 33 कंपनियों ने बीजेपी को दान में 450 करोड़ रुपए दिए, जिसका उन्होंने सिलसिलेवार ब्यौरा दिया है। संजय सिंह ने कहा कि 17 कंपनियों ने या तो एक पैसा भी टैक्स नहीं दिया या टैक्स में छूट प्राप्त की। ये कंपनियों ने बीजेपी को 600 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हरियाणा जेजेपी अध्यक्ष निशांत सिंह का पार्टी से इस्तीफा, कई विधायक भी छोड़ेंगे साथ। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राम मंदिर मोदी और भाजपा का नहीं, हम भी सनातनी हैं, जाएंगे कोई रोक लेगा क्या, मीसा भारती के तीखे तेवर। जी हां दोस्तों, पटना के मसौढ़ी पहुंची आरजेडी की पाटलिपुत्र उम्मीदवार मीसा भारती ने सोमवार को अयोध्या राम मंदिर पर बड़ा बयान दिया और कहा कि जो राम मंदिर बना है वो मोदी जी और भाजपा का थोड़ी है। उन्होंने कहा कि हम भी सनातनी हैं, पूजा करते हैं, हम लोग व्यस्त हैं, समय निकालकर हम लोग राम जी के दर्शन को जाएंगे तो कोई रोक लेगा क्या। नीतीश कुमार का प्रधानमंत्री के पैर छूने के सवाल पर मीसा भारती ने कहा कि ये कोई तकलीफ की बात नहीं है, हमारे संस्कार हैं। अब देखने की बात होगी कि प्रधानमंत्री क्या नीतीश कुमार से बड़े हैं या छोटे हैं, ये देखना पड़ेगा। कि इसकी जानकारी क्योंकि मुझे नहीं है, इसकी जानकारी लेकर के मैं ज़रूर कुछ बताऊंगी। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट को लेकर मीसा भारती ने कहा कि कोई भी चुनाव टॉप होता है और यहाँ पर कहीं भी चुनाव होता है तो बहुत सारे उम्मीदवार होते हैं, लेकिन हम लोग ने काम करके दिखाया है। हम लोगों के पास मुद्दा है, बिहार के लिए हमेशा लड़ते आए हैं और बेरोजगारों को रोजगार देकर दिखाया है। मीसा ने कहा कि प्रधानमंत्री जी को 2 बार मौका मिला, प्रधानमंत्री जी ने क्या कार्य किया, और प्रधानमंत्री आकर के भाषण देते हैं और सिर्फ परिवारवाद पर ही भाषण देते हैं, अपने कार्य पर भाषण नहीं दे पाते। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 20 सीटों पर बीजेपी की मुश्किल बढ़ाएगी हिंदू महासभा, पीएम मोदी
मोदी के खिलाफ भी उतारा कैंडिडेट। जी हाँ दोस्तों, अखिल भारतीय हिंदू महासभा की तरफ से लोकसभा चुनाव 2024 के लिए देश के अलग अलग राज्यों में अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया जा रहा है और इसी क्रम में स्वामी चक्रपाणी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के 20 जनपदों में भी प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी की 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी के लिए बिगड़ गए समीकरण, बहिष्कार का ऐलान, डैमेज कंट्रोल की हो रही कोशिश। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम यूपी में बीजेपी विरोध और बहिष्कार के भंवर में फंसती जा रही है। मेरठ की ठाकुर चौबीसी से उठी बीजेपी के विरोध की आग अब सहारनपुर पहुंच गई है। क्षत्रिय स्वाभिमान महाकुंभ में क्षत्रियों ने बीजेपी के विरोध का ऐलान कर दिया है और क्षत्रिय समाज ने तल्ख तेवरों में कहा है कि सम्मान से समझौता नहीं करेंगे और बीजेपी को इस लोकसभा चुनाव में सबक सिखा देंगे। दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।